वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे केमिस्ट्री का, विच इज़ अबाउट आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशंस। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल के साथ बताया था। और ये जो चीज़ें आप पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर सुन सकते हैं, और बेटर यही है कि पहले आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है वो पहले पिछली वीडियो का लेक्चर सुन के उसके बाद जो है आप इधर प्रोसीड करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोटोप्स की स्टडी करने से पहले आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास किसी भी एटम के मिड में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं जी के, और जी हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी एन प्लस पी जो है, ये एन प्लस जी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम जी भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है एटॉमिक मास के। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, देन आप आइसोटोप्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। अब आइसोटोप्स एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी ऐसे एटम्स एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट हो उनके न्यूक्लियस के अंदर, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास कार्बन आइसोटोप्स आ जाते हैं जो 3 हैं, कार्बन 13, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब कार्बन 12 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो लिखा होता है एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। इसके अंदर 6 प्रोटॉन है क्योंकि इसका 6 एटॉमिक नंबर है, और हमारे पास 12 जो है उसका एटॉमिक मास है, यानी ए की वैल्यू आपके पास 12 है। अब ए अगर 12 है तो इट मीन्स कि जितने, अगर आपने न्यूट्रॉन की तादाद कैलकुलेट करनी हो तो वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट हो सकती है कि आप ए में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें। तो अगर 12 में से 6 माइनस कर दिया जाए तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स आते हैं, यानी इस कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। अगर कार्बन 13 की बात की जाए तो उसका एटॉमिक मास है 13 और प्रोटॉन नंबर है 6, तो 13 में से 6 माइनस किए तो 7 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन। अब ये तीनों जो एटम्स हैं इन तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, 666, प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इट मीन्स कि ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम के अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर बताया था कि उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन चाहे वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास होता है एक सिंपल आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता तो इसका एटॉमिक नंबर भी वही होता है जो इसका मास नंबर होता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 0। ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है एंड 1 प्रोटॉन होता है। ट्रीटियम के अंदर 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कि तीनों के अंदर प्रोटॉन नंबर सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये हमारे पास एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अगर हम आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे कार्बन 12, 13, 14, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। और जब तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सब में 666 ही हैं, इट मीन्स कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास के ऊपर। मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। इट मीन्स कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से इसका मास चेंज हुआ, और मास चेंज होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब मास का कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमारे पास जो ड्यूटेरियम है वो प्रोटियम से डबल है, और ट्रीटियम जो है उसका मास प्रोटियम से ट्रिपल है। Now let's talk about different questions. First one is, why do isotopes of an element show same chemical properties but different physical properties? It means कि हमने बताना है कि जो isotopes होते हैं किसी भी element के, उसकी सेम यानी एक जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं और उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, यानी वो दिखने में वो डिफरेंट क्यों नज़र आते हैं लेकिन उनका केमिकल रिएक्शन जो है वो सेम होते हैं। तो उसकी रीज़न मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर पे, और तमाम आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इट मीन्स कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं
आपके मैथ के ऊपर, और मैथ जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से, बदलने की वजह से मैथ चेंज हो जाएगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास कहलाते हैं अनस्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको आइसोटोप्स बताए थे, यहाँ मैंने आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो ऐसे तमाम आइसोटोप्स जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने चेंज किया तो एज ए रिजल्ट वो अनस्टेबल हो गए। और ये अनस्टेबल जो आइसोटोप्स हैं ये अपने आप को तोड़ देते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और एक पार्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक स्मॉलर पार्ट होता है, और ये जो एनर्जी है ये कहलाती है रेडिएशन। तो ऐसे तमाम आइसोटोप्स जो अनस्टेबल हो और रेडिएशन इमिट कर रहे हो, एनर्जी इमिट कर रहे हो, वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और ये जो रेडिएशन एमिशन है ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी, और ये जो आइसोटोप्स तो रेडिएशन इमिट करते हैं इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में से जो ट्रीटियम है वो हल्का सा रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 238 ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है, और ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है इमिट करता है, जो कि इसकी रेडिएशन है। इसी तरह हमारे पास थोरियम फर्दर प्लोनियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहा होता है। तो हमारे पास यूरेनियम 238 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ 21083 यानी इसका मैस नंबर है 210 और इसका 83 इसका एटॉमिक नंबर है। ये हमारे पास टेलोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसका 206 जो है वो मैस नंबर है और 81 इसका एटॉमिक नंबर है, और साथ ही एनर्जी इमिट करता है। इट मीन्स कि बिस्मथ भी क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स किन किन जगह पे यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज़ मेडिकल यूज़। मेडिकल यूज़ मीन जहाँ मेडिसिन, सर्जरी या इस तरह की चीज़ों में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे कि टेक्टीनियम 99 जो है वो ब्रेन्स और लंग्स के लिए यूज़ होता है फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग। व्हाट डज इट मीन? डायग्नोस्टिक इमेजिंग होता है, डायग्नोस करना होता है, तशखीस करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कोई डिज़ीज़ हो गई है तो वो तशखीस कर ले जाए कि वाकई ये डिज़ीज़ हुई है या नहीं हुई, कि कोई भी बीमारी हुई है। इसी तरह हमारे पास ना डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है, जैसे ट्यूमर्स वगैरह बॉडी के अंदर बन जाना, ब्रेन ट्यूमर हो जाना। तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को अगर बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाए तो ये जो वहाँ पे ब्रेन के ट्यूमर्स वगैरह सेल्स होंगे वहाँ जाके अटैच हो जाते हैं, और बाद में डिफरेंट डिटेक्शन टेक्निक या हम चाहे वो डिफरेंट जो है कैमराज, स्पेशल कैमराज को यूज़ करके इन रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट हम ट्यूमर्स का भी पता चल जाता है। इसके अलावा रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं कि कार्बन 14 आइसोटोप, वैसे हमारे पास कार्बन के कितने आइसोटोप्स मैंने आपको बताए थे 3, कार्बन 12, 13 एंड 14। अब ये इसमें से जो कार्बन 14 है जो कि रेडियो एक्टिव स्पीशी है वो इस्तेमाल होता है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो कितना पुराना है, उसकी एज क्या है, कितने साल से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 14 यूज़ होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जो कार्बन 14 की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। तो एज ए रिजल्ट हम कार्बन 14 का इनिशियल पे आप देख लेते हैं उसकी कंसनट्रेशन क्या और लास्ट पे देख लेते हैं, और जितना उसके अंदर डिफरेंस आया होता है आप उससे डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितना पुराना सैंपल है। अदर यूजेस इसके अंदर हैं टेस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट, यानी आपकी जो मेटल है वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर पावर है, ठीक है। ये चीज़ आप डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप से वो जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये जो चीज़ें हैं ना डायरेक्टली हम जो है वो आइसोटोप को यूज़ करके नहीं कर रहे होते, बल्कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, बस आप यहाँ तक ये चीज़ याद रख लें कि कौन कौन से यूजेस हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये रेडिएशन इमिट करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये न्यूक्लियर पावर की जनरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऑयल फील्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए डिजीज़, कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर्स, इनके थायराइड होता है हमारे पास गले का, थायराइड ग्लैंड के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितनी बीमारियाँ होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स की एग्जांपल, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टीज़ वाला पॉइंट ऐड करोगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की भी डेफिनेशन आ सकती है और इसकी एग्जांपल के अंदर आप कोई सी भी 2 एग्जांपल्स याद कर लें, एक ट्रीटियम याद कर लें, एक यूरेनियम याद कर लें, और यूरेनियम के अंदर फर्स्ट इक्वेशन याद कर लें, इट्स इनफ। और अगर यूजेस है तो यूजेस के अंदर आप ये जो यूजेस हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज रेडियोएक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन, यानी हमारे पास कोई भी आइसोटोप है वो रेडिएशन इमिट क्यों करता है, उससे क्या ज़रूरत है कि वो एनर्जी इमिट करे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन।
तो इसका आंसर है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। वो चाहता है कि मैं स्टेबल फॉर्म में जाऊँ, तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो रिलीज़ कर देता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी हायर होती है ना, जितनी एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, अनस्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाती है। तो एनर्जी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस वजह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वह रेडिएशन इमिट करते रहते हैं टू मेक देम सेल्फ स्टेबल। अगर हम एग्जांपल की बात करें जो कि ऐसे आइसोटोप जो अपने आप को तोड़ के एक स्टेबल एटम बना देता है, तो इट्स यूरेनियम 238, जो हमारे पास थोरियम 234 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह ऐसा हमारा छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ जो है वो आइसोटोप्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।